नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं उसमें से टॉप 3 खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें से पहली खबर है कि IRFC और UTI AMC ये जो है FTSE इंडेक्स की जो ग्लोबल इंडाइसेज है उसकी रीबैलेंसिंग हो रही है। तो इन दो कंपनीज की फ्रेश एंट्री उसमें हो रही है। IRFC और UTI AMC जैसा कि हमें पता है अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनीज हैं। IRFC रेलवे को फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कराता है और UTI AMC जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो इन दोनों की रीबैलेंसिंग हो रही है। इन दोनों को FTSE इंडेक्स में जो है फ्रेशली इन्वॉल्व किया जा रहा है। अभी इसका हमारे को रिटेल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है कि ये ग्लोबल इंडाइसेस में अगर जाएंगे तो FIS की नजर में ही आएंगी। तो FIS की नजर में अगर ये आती हैं तो FIS की तरफ से इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा। अगर FIS इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस जो है रेज होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर के लिए। तो हम इसमें क्या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और जिससे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 15 से 20 दिन या 30 दिन या जब तक ये काम हो जाता है तब तक के लिए इसमें हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। शुरुआत में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इसमें, उसके बाद में FIs करेंगे तो वो ऊपर के प्राइसेस पे ही वो बाई करेंगे। तो एक तरीके से अगर वो बाई करेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज होगा इनके अंदर में, और वॉल्यूम इंक्रीज के साथ साथ में इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। तो आराम से इसमें 20 से 30% के रिटर्न हमको मिल सकते हैं, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं। तो इसको हम इस चीज के लिए देख सकते हैं। बाकी इसमें दूसरी खबर है कि डीमार्ट और SBI कार्ड और IDFC ये तीनों कंपनियां जो भी हैं FNO सेगमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं। अभी ये न्यू कंपनियां होंगी जो FNO में आएंगी, यानी कि वायदा कारोबार में ये कंपनियां आएंगी। तो वायदा कारोबार में इनके आने के बाद में हमको क्या बेनिफिट हो सकता है कि लोग जो है अभी जो DIIs या जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे थे कि इसके लिए हेजिंग नहीं हो पाती है। तो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके लिए जैसे मान लो कभी मार्केट रिस्क होता है, कभी मार्केट में डाउनफॉल आने के चांसेस रहते हैं, तो वो हेज कर लेते हैं। जैसे कि स्पॉट प्राइस है उस पर बाई कर लिया और जो फ्यूचर प्राइस है उस पर सेल कर लिया, तो क्या उनका अगर मार्केट डाउन भी जाता है तो हेजिंग हो जाती है। अगर यहाँ से लॉस होता है तो उधर से उनका वो लॉस रिकवर भी हो जाता है, और अगर वैसे ही अगर ऊपर भी जाता है तो भी उनको घाटा नहीं होता। तो मतलब एक बैलेंस बन के चलता है। तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो काफी लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। तो पैसा मैनेज करने के लिए उनके ऊपर में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो वो रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाना कम पसंद करते हैं। अगर ये FNO में आ जाते हैं तो एक तरीके से उनको एक काफी ज्यादा अच्छा एज मिल जाएगा कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में पैसा लगाते हैं तो उनके लिए हेजिंग में ये चीज आसानी रहेगी। तो इनको भी हम रीड कर सकते हैं। इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस भी हलचल में रहेगा, तो इनके अंदर भी हम स्विंग कर सकते हैं। और जो तीसरी खबर है बिटकॉइन की, बिटकॉइन कल की डेट में 28,000 तक नीचे गिरा था, उसके बाद वापस फिर लोग इसको बाई करना चालू कर दिए। इसको देखने के लिए हम अभी लाइव मार्केट चार्ट पे चलेंगे, तो वहां पे इसको हम और अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, जो इसने 14 अप्रैल को हाई बनाया था 65,400 मान लीजिए। तो 65,400 तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद में कल ही इसने 28,903 का लो बनाया, और वहीं से जो है लोग देखे कितना पागलों की तरह इसको बाई कर रहे हैं। ऊपर आया, उसके बाद में आज भी इसने 7.76% जो है उछाल दिया है, यानी कि 8% तक ये ऊपर आया हुआ है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरीके का है, क्योंकि बिटकॉइन मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसा ग्रोथ पोटेंशियल है। लोग मतलब एक तरीके से एक बबल है, मेरे जहां तक मैं मानता हूँ। मार्केट में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, अलग अलग चीजें वो मान सकते हैं,
बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मैं फैक्ट के साथ में ये चीज बोलूंगा, बिटकॉइन कोई एसेट नहीं है। देखिए, कोई इसका ना फाइनेंशियल है, ना कोई इसका कोई मतलब बेस प्राइस है, ना कुछ इसका डिजाइन है, कुछ नहीं है। ये एक तरीके से वर्चुअल करेंसी है, और इसको जो है एक इमेजिनेशन के साथ में कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे साउथ सी बबल एक आया था, एक बस्ट हुआ था 17th सेंचुरी में, जहां पे जो जाने माने साइंटिस्ट हैं आइजैक न्यूटन, उनका भी पैसा जो है इन्वेस्ट किया था उनने भी। स्टार्टिंग में उनको रिटर्न अच्छा मिला, लेकिन बाद में उनका पूरा पैसा जीरो हो गया था। तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी, ऐसे ऐसे साफ माइंड लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्ट किया था। ये एक्चुअली प्लानिंग क्या थी कि जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा स्लो डाउन में थी, काफी ज्यादा डेट हो गया था पूरे देश की इकोनॉमी को। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने कुछ प्लान बनाया। तो उस प्लान के तहत मतलब साउथ सी करके एक कंपनी बनाई गई, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड करके दोनों का मिक्सचर वो कंपनी थी। तो उसके लिए लोगों से इन्वेस्ट कराया गया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लास्ट में वो प्लान सक्सेस ही नहीं हुआ और वो जो शेयर का प्राइस था एकदम जीरो हो गया। तो लोगों ने अपने जो गाड़ी कमाई उसमें इन्वेस्ट करी थी, वो सारा का सारा पैसा जो है डूब गया लोगों का। तो उसी तरीके से एक ट्यूलिप मेनिया भी हुआ था हॉलैंड में, जिसमें जो कमोडिटीज के ऊपर जो फूड वगैरह की कमोडिटीज होती हैं, जैसे गेहूं, चावल वगैरह, ग्वारगम वगैरह, तो इसके ऊपर में भी ये चीज 16th सेंचुरी में हुआ था। तो उसके लिए स्टार्टिंग में तो काफी बड़ा बबल बन गया था, और बाद में उसके बाद में फिर कुछ उस चीज की वजह से जो है चीजें काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। तो लोगों ने चीजों को मार्केट में सप्लाई करना चालू कर दिया, और वहां पर मार्केट में सप्लाई होती रही तो चीजों की कीमत कम होती गई, और इसकी वजह से वो बबल भी बर्स्ट हो गया। वो भी प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी तरीके से ये भी एक बबल ही है एक तरीके से, क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एक करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी है। ये पूरे वर्ल्ड में जो है, ये 2008 में जो जब लीमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस आया था 2008 में, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन में हो गई थी और पूरे यूएस की जो इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे जो है लोगों ने प्लान किया, कुछ क्रिएटिव लोग थे, उनने कुछ प्लान किया कि इस तरीके की कोई करेंसी बनाया जाए कि डॉलर का अल्टरनेटिव हमको मिल जाए। तो ये चीज तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि जैसे मान लो अगर कुछ इकोनॉमी स्लो डाउन आता है तो ये भी नीचे आ जाता है शेयर, इसका जो बिटकॉइन का जो प्राइस है। 2020 में जब मार्च के टाइम में जब बिटकॉइन, जब कोरोना की वजह से जो है मार्केट गिरा था, उस टाइम पे बिटकॉइन सबसे ज्यादा गिरा था। तो इसका कोई तो है नहीं कि मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की वजह से इसका प्राइस बच जाएगा और चीज का प्राइस कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा, और आने वाले टाइम में किसी न किसी दिन ये भी मतलब बस्ट होएगा ये जो बबल है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इसमें क्यों इतने पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी देखिए 8.46% का इसमें उछाल है, और इसमें मेन एक तरीके से देखा जाए तो इसमें स्पेकुलेटर भरे हुए हैं। इसमें जो लोग हैं कि डेली मूवमेंट के साथ में थोड़ा सा अर्निंग कर ले, क्योंकि 24 घंटे चलने वाला ये इंडेक्स है, ये कभी रुकता नहीं है। और स्टॉक मार्केट जो है इसका एक लिमिटेड टाइम है, कमोडिटी मार्केट का एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये 24 घंटे चलता है, हर टाइम इसमें ट्रेडिंग होती है। तो ये जो स्पेकुलेटर है उनकी ये पहली पसंद है। तो इसमें वैसे वो मोमेंट का फायदा उठाते हैं, जैसे गिरने वाला होता है तो ऊपर से सेल कर लिया, नीचे बाई कर लिया, शॉर्ट सेलिंग कर ली, और अगर ऊपर जाने का उनको चांस लगा तो नीचे से बाई कर लिया, फिर ऊपर सेल कर दिया। तो उस तरीके से ये काम इसमें हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ ऐसा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, उनको भी थोड़ा नॉलेज गेन हो सके। और कमेंट कीजिए, बस कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।